Very good morning, my dear students, and welcome you all to the channel Productive Studies Social Science with शीतल मैम। आज हम करने जा रहे हैं सिविक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्लियर? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही बेसिक जो मतलब प्रोसेस हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको कि हम इलेक्शंस बोलते हैं, वो हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। राइट? आप देखो, जो प्रीवियस आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसमें कहीं ना कहीं आपने गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा। राइट? तो ये चैप्टर जो है आपको उसी गवर्नमेंट को हम किस तरीके से फ्रेम करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, हमारी गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, कि हम गवर्नमेंट को फ्रेम करते हैं, किस तरीके से फ्रेम करते हैं, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। राइट? फॉर कन्वीनियंस हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर या वीडियो रहेगा, दैट विल डील विद के हम कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है और उनका जवाब भी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शंस वाई, क्यों इलेक्शंस होना ज़रूरी है, क्या इलेक्शंस का होना ज़रूरी है, या हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव भी है जिससे हम गवर्नमेंट फ्रेम कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम डील करेंगे कि इंडिया में क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है। बहुत सारी टर्म्स हैं जो आप जानोगे अपने इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, जो प्रोसीजर है उसकी अलग अलग स्टेजेस क्या होती है, किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, वो आप समझोगे। और थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो जो है, दैट विल डील विद द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड सजेशंस, आप किस तरीके से अपने सिस्टम को बेटर बना सकते हो। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, that is why and is are elections mandatory, क्या इलेक्शंस का होना जरूरी है। क्लियर? तो थोड़ा सा आप देखो, इसको हम बैक जो हमारे चैप्टर्स हैं उससे कनेक्ट करेंगे। हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। मेनली आप देखोगे कि हिस्ट्री में भी जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें भी एक जो लड़ाई चल रही है, दैट इज टू एस्टैब्लिश अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक होना सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी का। या फिर अगर हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक होना बहुत जरूरी है, क्यों डेमोक्रेटिक होना जरूरी है और किस तरीके से गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो सकती है। राइट? आप देखोगे जो सरकारें बनती हैं, जो गवर्नमेंट बनती है, वो किस लिए बनती है? वो इसलिए बनती है क्योंकि वो लोगों को सर्व करना उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ एक टारगेट्स वो सेट करते हैं जिनको अटेन करना 5 साल की जैसे टेनेवर है, तो 5 साल में कुछ एक टारगेट्स उन्होंने अपने लिए रखे हैं जो उन्होंने अटेन करने हैं। राइट? तो बेसिक पर्पस क्या है? पब्लिक को सर्व करना। तो जब काम ही पब्लिक के लिए करना है, तो क्या पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट के बिना सरकार का बनना सही रहेगा या नहीं? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हम आंसर करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है, चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इज इट क्लियर? ये चैप्टर जो शुरू होता है, ये आपका चैप्टर शुरू हो रहा है असेंबली इलेक्शंस जो कि हरियाणा में हो रहे हैं। क्लियर? 1985 का टाइम है, कांग्रेस रूल कर रही है। नेक्स्ट 5 ईयर 1987 में इलेक्शंस हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस हरियाणा स्टेट असेंबली में। क्लियर? इस टाइम पे यहाँ पे एक पार्टी है जो कि नई पार्टी बनाई गई है, लोक दल जिसका नाम है, और इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की है। अराउंड 23 मंथ्स इनको हो चुके हैं इस पार्टी को लोगों से मिलते हुए, पब्लिक मीटिंग करते हुए, पब्लिक एड्रेसेस कर रहे हैं ये। क्योंकि देखो, कैंपेनिंग जो है वो एक
लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। जब आप इलेक्शन से पहले कैंपेन करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। ये लोग कैंपेनिंग तो कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस आ गए हैं, लेकिन इलेक्शन से, कैंपेनिंग से ऑलरेडी पहले 23 मंथ्स पहले ये लोग अपनी पार्टी की के लिए लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि इस बार आप कांग्रेस को नहीं बल्कि हमारी पार्टी को जीत दिलवाएं, राइट। तो इन्होंने जो मूवमेंट चलाई है उसका नाम रखा गया है न्याय युद्ध। तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस के रूल में उस वक्त जनता जो है हरियाणा की वो बहुत खुश नहीं थी, और कहीं ना कहीं इस पार्टी को लगता है कि जनता भी चाहती है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से निजात दिलाई जाए और एक नई पार्टी को इस बार चांस दिया जाए। तो इस तरीके का ये जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे या आप गो थ्रू करेंगे जब इस केस स्टडी को, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इलेक्शन का पूरा प्रोसेस इस पैराग्राफ में कवर किया गया है, राइट। तो 76 ईयर ओल्ड है चौधरी देवीलाल जो लीड कर रहे हैं पार्टी को। वो मतलब कैंपेनिंग का टाइम है इस वक्त, इलेक्शंस बिल्कुल पास में है, कैंपेनिंग का टाइम है। मॉर्निंग से 8 o'clock से उनका शेड्यूल शुरू हो जाता है, लेट टिल 11 o'clock, वन आफ्टर दी अदर वो एड्रेस कर रहे हैं लोगों को। आपने देखा है ना, जनरली हमने भी ऑब्जर्व किया हुआ है, ऐसा होता है इलेक्शन के टाइम पे जब कैंपेनिंग चल रही होती है तो जगह जगह लोग जो है इकट्ठे हुए होते हैं अपने लीडर्स को सुनने के लिए। उनके लीडर्स वहां आते हैं, भाषण देते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। तो यही सब कुछ जो है इस टाइम पर यहाँ पर चल रहा है। और चौधरी देवीलाल की पार्टी जो लोकदल है, उन्होंने दूसरी पार्टीज के साथ मिलके एक फ्रंट क्रिएट किया है, मतलब एक गठन क्रिएट किया है कांग्रेस को हराने के लिए। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि अगर जनता हमें इस बार जिताती है तो अ, तो हम जो स्मॉल फार्मर्स हैं और स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लोन्स को जो है हम वेव ऑफ करवा देंगे। इज इट क्लियर? अक्सर आपने इस तरीके के प्रोमिसेस जो हैं वो सुने होंगे। तो यहाँ पर इस केस स्टडी को पढ़ने का क्या मतलब है, क्योंकि आप देखोगे इस केस स्टडी में बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं जो कहीं ना कहीं आपके चैप्टर में भी आगे आएगी। तो इस केस स्टडी को ही जब आप समझोगे तो आप इलेक्शन का प्रोसेस अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। कैंपेनिंग हो रही है, कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फिल करते हैं, एक पोलिंग डे होता है जिस दिन वोटिंग होती है, उसके बाद वोटिंग की काउंटिंग की जाती है। जो पार्टी मेजॉरिटी से जीत जाती है उसको गवर्नर इन्वाइट करता है या फिर प्रेसिडेंट इन्वाइट करते हैं अपनी सरकार फ्रेम करने के लिए। तो इस पर्पज से आपको ये केस स्टडी जो है यहाँ पर दी गई है। क्लियर? तो कैंपेनिंग हुई, लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से गुस्साए हुए हैं। लोकदल को इस बार उन्होंने जो है 1987 के इलेक्शन में भारी मतों से जिता दिया। 90 असेंबली सीट्स हैं हरियाणा में, जिसमें से 76 पर लोकदल जो है जीत गई है गठन के साथ। लेकिन अगर इंडिविजुअली भी देखो तो भी 60 सीट्स क्लियरली लोकदल के पास आई है, जिसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंटली भी बहुत आराम से मेजॉरिटी से सरकार जो है बना सकते हैं। और इमीडिएटली जब वो सरकार बनाते हैं, गवर्नर ने उन्हें इनवाइट किया और इमीडिएटली सबसे पहले लोकदल ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और फार्मर्स के लोन्स को जो है वेव ऑफ कर दिया। इज इट क्लियर? सो ये एक केस स्टडी है जो कहीं ना कहीं आपको इलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझाना चाह रहा है। लेट अस गो इनटू द चैप्टर नाउ। वाई डू वी नीड इलेक्शन? सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमें, या सबसे पहला जो टॉपिक है वो जो हमें आंसर करना है वो है ये क्वेश्चन कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस? हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है? अब आप इसको, हम जो बुक में दिया है वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आप जनरली एक अपने तौर पे भी इस बात को सोच के देखो कि क्या डेमोक्रेसी लोगों की पार्टिसिपेशन के बिना चल सकती है? जब हम डेमोक्रेसी का ऑल्टरनेटिव नेम कहते हैं, हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगी अगर लोग उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं? फिर भी हम एक बात को सोचते हैं कि जो इलेक्शंस है, जनरल इलेक्शंस होते हैं या स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव फेयर है,
बहुत उसमें खर्चा आता है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव है कि हम गवर्नमेंट किसी और तरीके से फ्रेम कर सके? सो इसी क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। अब देखिए, वी मे नॉट नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की जरूरत शायद ना पड़े, लेकिन किस कंडीशन में नहीं पड़ेगी? उस कंडीशन में नहीं पड़ेगी अगर हर इंसान हर दिन पार्लियामेंट में बैठने को तैयार है और अपनी प्रॉब्लम्स का वहां पे डिस्कशन करे और अपने आप उसके सॉल्यूशंस निकाले। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग हर दिन अपने डेली रूटीन के काम छोड़ के, अपनी अर्निंग, अपनी लिविंग के काम छोड़कर हम हर दिन पार्लियामेंट में जाएं और वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें? इज इट पॉसिबल? क्या किसी के पास इतना टाइम है? और अगर किसी के पास इतना टाइम है भी, तो क्या हर इंसान केपेबल है, उसको नॉलेज है कि वो हर चीज का डिसीजन ले सके, कंट्री को कैसे गवर्न करना है उसका डिसीजन ले सके? क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी और एक्सपर्टीज होगी? क्लियर? देन अगर हम कोई एक क्राइटेरिया डिसाइड कर सके कि जिसके पास ये सब है उसको गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया जाए, या तो फिर आप एजुकेशन का क्राइटेरिया लेके चलो या नॉलेज का क्राइटेरिया लेके चलो। लेकिन एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पे भी इस बात की क्या गारंटी है कि सही रिप्रेजेंटेटिव ही चुना जाएगा? कई कई लोग होते हैं जिनके पास एजुकेशनल डिग्रीज भरी पड़ी है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप उनकी नॉलेज देखेंगे तो जीरो है। तो उस डिग्री का हम क्या करेंगे? क्या वो सही चुनाव होगा गवर्नमेंट बनाने के लिए? इज इट क्लियर? देन इफ वी कैन डिसाइड who is more experienced or knowledgeable, if selection process is always based on democratic basis, हम जब ये सोच रहे हैं कि इलेक्शंस के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव हो जिससे हम सरकार बना सकते हैं, तो जब हम बनाएंगे, सपोज हमने कोई एक मेथड अडॉप्ट कर भी लिया, इस बात की क्या गारंटी है कि उसमें बायस नहीं होगा, वो इम्पार्शियल होगा? क्या ये पॉसिबल है? अगर ये सब कुछ पॉसिबल है तो डेफिनेटली हमें इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हर इंसान के पास हर वक्त टाइम नहीं है कि वो अपने मैटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग्स बुला रहे हैं। आप सोचो, एक मुद्दे पर अगर एक कॉन्सेंस ही लेकर आनी है, सबको एक मत करना है, सबकी एक जैसी राय करनी है, कितना मुश्किल टास्क है। और प्रॉब्लम्स तो कितनी अनगिनत प्रॉब्लम्स होती है, तो हर दिन हम कैसे मतलब पार्लियामेंट में बैठ के सबको कंसेंस पे ला सकते हैं कि हाँ जी, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकला है, राइट? तो हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम इस आर्ग्यूमेंट पे पहुंचते हैं कि हमें इलेक्शंस की जरूरत होती है। बुक के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? सेम ही रहेंगे आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन बुक के अकॉर्डिंगली, राइट? So elections takes place regularly in any democracy, regularly, right? Important. There are more than 100 countries in the world in which elections takes place to choose people's representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. But why do we need elections? अब elections को लेकर एक इसका फ्लिप साइड भी है। आप देखो, इन जनरल मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि हमें, आपको भी पता है कि हमारी कंट्री में भी जैसे आपने देखा है, जनरल इलेक्शंस है, असेंबली इलेक्शंस है, 5 साल का जो है टेन्योवर होता है, उसके बाद में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शंस का रेगुलर होना। अगर इलेक्शंस रेगुलर नहीं हो रहे हैं तो इस बात को आप गारंटीड कह सकते हो कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं है। क्योंकि जहां पर गड़बड़ी हो रही है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए आफ्टर एवरी 5 years, और नहीं हो रहे, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा, वो डेमोक्रेसी नहीं है। इज इट क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोविजन हमारे पास है कि एवरी 5 years इलेक्शंस शुड बी हेल्ड। अब ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आप देखो, 5 साल, जब पता है कि पॉलिटिशियंस को ये पता है, या जो भी सरकार बना रही है पार्टी, उसको पता है कि हमारे पास सिर्फ 5 साल का वक्त है, और अगर हम अगली बार पावर में रहना चाहते हैं तो हमें इन 5 साल में काम करना ही पड़ेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता के हाथ में बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है कि वो वोट करके हमें पावर से बाहर
कर सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में फर्स्ट फीचर ये दिया जाता है कि रेगुलर इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी पिछले बार जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे, डेमोक्रेटिक, वाई डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे डिजाइन जो हमने पढ़े थे, उसमें कहीं ना कहीं हमने डेमोक्रेसी की एक फ्लिप साइड भी देखी थी, और वो था कि इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन क्या वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं? क्या वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है? सो अब आप देखोगे कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और मतलब डेमोक्रेसी होते हुए भी जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, जैसे चाइना का एग्जाम्पल, फीजी, एस्टोनिया, कितने एग्जाम्पल्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े जहां पे डेमोक्रेसी होते हुए भी डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी। और इन सारे फ्लॉजेस के बावजूद भी हम कहते हैं इलेक्शंस आर required, elections are mandatory. Is it clear? क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कहां से आ जाएगी? इज इट क्लियर? सो फिर यही क्वेश्चन पे हम आते हैं दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। अब हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। Let us try to imagine a democracy without elections. Let us try to imagine a democracy without elections. Right? क्या possible है ये democracy without elections? देखते हैं। Rule of people is possible without any election if people can sit together every day and take all the decision. But as we have already seen in chapter 1, this is not possible in large community, nor it is possible for everyone to have time and knowledge to take the decision on all the matters. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ना तो किसी के पास इतना समय है, ना किसी के पास अप्रोप्रिएट नॉलेज है, एक्सपर्टीज है कि हम हर दिन कोई ना कोई मैटर डिस्कस करके अपने डिसीजंस बना रहे हैं और खुद ही गवर्नमेंट बने हुए हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? Therefore, in most democracy, people rule through their representative, पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भैया डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी कहलाएगी जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलेगी, क्योंकि आम जनता के पास नहीं है टाइम हर दिन अपने मुद्दे डिस्कस करने के लिए कि हम अपना कामकाज छोड़ के मीटिंग्स कर रहे हैं। इसलिए हमें लीडर्स की जरूरत है जो हमें रिप्रेजेंट करे, जो हमारी दिक्कतों को रिप्रेजेंट करे। क्लियर? देन द क्वेश्चन कम, is there a democratic way of selecting representative without election? तो क्या हम representatives चुन सकते हैं without elections के? अब पहले इसको हम जवाब देते हैं। Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. Age and experience, education and knowledge. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable, but let us say if people can resolve these difficulties, clearly such a place does not require election. कि अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना चाहते हैं बिना इलेक्शन के, तो हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया चूज करना पड़ेगा, जैसे एज है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ले लो, एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज और एजुकेशन के बेसिस पे। और अगर लोग इस तरीके से चुन सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो जाहिर सी बात है कि हमें इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? क्लियर? कि अगर लोगों ने, मान लो कि लोगों ने ऐसा कोई क्राइटेरिया निकाल भी लिया कि हम इलेक्शंस के बिना सिलेक्ट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्योंकि इलेक्शंस बहुत महंगे हो जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होता है, हर 5 साल में करवाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने कोई ऐसा मेथड अपना लिया जिससे हम विदाउट इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं। तो क्या इसे हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? ये प्रैक्टिसेस डेमोक्रेटिक रहेगी? अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है आप देखो। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? जिनको चुना है, आपने किस क्राइटेरिया से चुना है? अब आप देखो, जब पोलिंग होती है, जब वोट कास्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है ना कि एक ओपन एरिया है, उसमें जो भी कैंडिडेट्स है, जो आपकी चॉइस है, जिसको आप चाहते हो कि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बने, आप उसके लिए वोट डाल रहे हो, तो आप ये दिखा रहे हो कि आपकी ये चॉइस है। लेकिन यहाँ पे तो जो सिलेक्ट हुआ है, इस बात की क्या गारंटी है कि जिन्होंने सिलेक्ट किया है
और वो सबकी चॉइस बन पाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव? इज इट क्लियर? क्योंकि सिलेक्ट करने वाले तो कुछ ही होंगे ना, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है क्या वो सबकी चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेकंड, हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? 5 साल, हर 5 साल में इलेक्शन होने का मतलब है दैट पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टूल इन देयर हैंड. जिसने काम किया है उसको रखो, जिसने काम नहीं किया उनको बाहर निकालो. लेकिन अगर सिलेक्शन प्रोसीजर से ही रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होने हैं, उनका तो डर ही खत्म हो जाएगा, हमने काम किया नहीं किया हम दोबारा भी सिलेक्ट हो सकते हैं. लेकिन जब इलेक्शंस के थ्रू हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मूला है कि जो काम कर रहा है वो आने का चांस रखता है, जो काम नहीं कर रहा वो बाहर जाएगा, जनता उसे बाहर का रास्ता दिखाएगी. थर्ड पॉइंट, how to make sure that those who the people don't like do not remain their representative. कि जिन्होंने काम नहीं किया उनको निकाल सकते हैं ना 5 साल के बाद, लेकिन अगर कोई सिलेक्शन मेथड ले लिया और ऐसा कोई तरीका है ही नहीं कि आप उन्हें निकाल ही नहीं सकते, वो तो डिस्पोटिक हो जाएंगे. वो पावर में आने के बाद आपको पूछेंगे ही नहीं, वो दोबारा आपका उनके ऊपर डर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आप उनका कुछ नहीं कर सकते. This requires a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ना फेस करनी पड़े, इसलिए हमें एक सिस्टम की जरूरत है, एक प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है जिसे कहा जाता है इलेक्शंस. और इलेक्शंस के थ्रू, क्योंकि इलेक्शंस में आप देखिए जो हमारी बेसिक फिलॉसफी है इलेक्शन की, दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. हर इंसान छोटा बड़ा अमीर गरीब हर इंसान चूज करेगा अपना रिप्रेजेंटेटिव. तो अगर इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होते हैं, उससे डेमोक्रेटिक और क्या हो सकता है? इज इट क्लियर? इसलिए इलेक्शंस जो हैं वही राइट चॉइस है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए. Therefore, elections are considered essential in our time for any representative democracy. In an election, voters make many choices. कितने सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं, कितने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हो. आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपको सिर्फ उन्होंने कैंपेन किया है, अपना एजेंडा बताया है, अपनी पॉलिसीज बताई है. आप कन्विंस्ड हो तो आप वोट करो, नहीं हो तो मत करो. They can choose who will make the laws for them. They will choose who will form government and take major decisions. They can choose the party whose policies will guide the government and lawmaking. Ultimately, people are going to be governed. ये गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ऊपर रूल करेगी ना, तो लोग ही डिसाइड करें कि हम पे कौन रूल करेगा, किसकी पॉलिसीज को हम चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, किसका एजेंडा अच्छा है, हम किसके एजेंडा के साथ चलेंगे, किस सरकार ने काम किया है, किसने नहीं किया है. लेट पीपल डिसाइड एंड पीपल विल डिसाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. सो दिस इज द मोस्ट democratic way of creating a representative democracy. Is it clear? What makes an election democratic? अब आप देखो इलेक्शंस का होना कितना जरूरी है वो हम समझ गए हैं. अब हमें जो आंसर करना है वो ये है कि इलेक्शंस का होना ही जरूरी है या इलेक्शंस का डेमोक्रेटिक होना जरूरी है. डेमोक्रेटिक का मतलब है यहाँ पर नॉन बायस्ड होना, इम्पार्शियल होना, फ्री एंड फेयर होना. तो इलेक्शंस का होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि इलेक्शंस जो हैं फ्री एंड फेयर भी होने चाहिए. इज इट क्लियर? ऐसा नहीं जैसा हमने चाइना का एग्जाम्पल पढ़ा कि या तो कम्युनिस्ट पार्टी खुद इलेक्शन लड़ेगी या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी ने जिन जिन कैंडिडेट्स को दूसरी पार्टी से सैंक्शन दे रखी है वो इलेक्शंस लड़ेंगे. क्लियर? ऐसा नहीं होना चाहिए. फ्री एंड फेयर, जो भी मैदान में उतरना चाहता है उतरे, उनके पास जेन्युइन एजेंडा, पॉलिसी सब कुछ होना चाहिए, एक पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से सरकार को चलाएंगे, एंड दे आर केपेबल ऑफ contesting the elections. Clear? So let us see what makes an election democratic. Firstly, everyone should be able to choose. This means
that everyone should have one vote and every vote should have equal value. Clear? ये बेसिक फिलॉसफी है. अगर आप इलेक्शन इस बेसिस पे करवा रहे हैं, जैसे आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में होता था या रशिया में भी होता था, प्रॉपर्टीड एंड नॉन प्रॉपर्टीड सिटीजन्स, तो ये कहाँ से क्राइटेरिया फेयर हो गया कि जिनके पास प्रॉपर्टी है वो वोट कर सकते, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर सकते? Is it clear? So basic philosophy that everyone should be able to choose, चाहे वो beggar है, चाहे वो commoners हैं, चाहे वो कोई VIP है, चाहे वो politicians खुद हैं, राइट? चाहे प्रेसिडेंट वोट कर रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर वोट कर रहे हैं, या फिर हम जैसे कॉमनर्स वोट कर रहे हैं, सबके पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सरकार चुन सकता है, और हर वोट की इक्वल वैल्यू होना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि अभी अभी प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने वोट कास्ट किया है तो उनके वोट की तो आप 1000 वैल्यू लगा दो, और उसके बाद हम जैसे कॉमनर्स जा रहे हैं तो हमारे वोट की 1 वैल्यू. नो, 1 वोट मीन्स 1 वैल्यू. इज इट क्लियर? Second, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choices to the voters. अब आप मार्केट में जाते हो, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में आए हो, इतना खर्चा किया है, उन्होंने ऐसे डिस्प्ले कर रखी है चीजें, और आप इमेजिन करो एक ही हेयर शैम्पू सामने पड़ा है. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट डिपार्टमेंटल स्टोर, उसको ऐसे डिस्प्ले करना, अगर आपने एक ही ब्रांड का शैम्पू रखना है? इज इट क्लियर? वाई वुड वी कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर? ये तो हमारे घर के साथ में जो करियाने की दुकान है वहां पर भी मिल रहा है, उस ग्रोसरी वाले के पास भी मिल रहा है, क्योंकि वहां चॉइस नहीं मिल रही थी, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं. सो चॉइस का होना बहुत जरूरी है. इलेक्शंस तभी डेमोक्रेटिक हो पाएंगे, इलेक्शंस तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब जनता के पास चुनने के लिए चॉइस होगी, ऑप्शन अवेलेबल होगी. इफ नॉट हिम देन दिस वन, इफ नॉट हर देन दिस वन. ये नहीं तो वो कैंडिडेट, ये नहीं तो वो पार्टी. अगर चॉइस नहीं है तो पॉइंटलेस है इलेक्शन का करवाना, क्योंकि भैया अकेले हम रेस में दौड़ रहे हैं, हम ही ने लास्ट आना है, हम ही ने फर्स्ट आना है. इज इट क्लियर? सो इट इज पॉइंटलेस. सो चॉइस का होना बहुत जरूरी है. थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. वही बात, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का रेगुलर इंटरवल इज मैंडेटरी, क्योंकि 5 साल में जो काम करेगा वो नेक्स्ट 5 ईयर में कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसे पब्लिक बाहर का रास्ता दिखाएगी. अगर सरकार के ऊपर ये डर खत्म हो जाएगा ना कि भैया 5 साल के बाद हम बाहर जा सकते हैं, तो वो कभी काम करेंगे ही नहीं. दे विल नॉट वर्क, दे विल वर्क ओनली फॉर देमसेल्फ. अभी भी वैसा ही होता है काफी हद तक, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट उन्हें ना चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगली बार भी पावर में आना चाहते हैं. तो रेगुलर इंटरवल्स का होना बहुत जरूरी है. इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है. आप देखो कि बहुत सी मैल प्रैक्टिसेस होती है पॉलिटिक्स में, राइट? पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत गंदी गेम है. क्लियर? तो कुछ अच्छे लोग जो एक अच्छी सोच रखते हैं, ये सेकंड पॉइंट भी इसी में आ जाएगा, कि कुछ जेन्युइन लोग होते हैं जो ट्रूली नेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, दे डोंट वांट टू गेट इनटू अनहेल्दी एंड अनएथिकल पॉलिटिक्स. क्लियर? क्योंकि इसमें मैल प्रैक्टिसेस बहुत होती है. तो अच्छे कैंडिडेट्स के चांसेस भी तो होने चाहिए कि वो सिलेक्ट हो जाए. पता चल रहा है कि उस अच्छे कैंडिडेट्स के अगेंस्ट इतनी पॉलिटिकल ट्रिक्स चली जा रही है, इतनी पॉलिटिक्स की जा रही है कि वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाया, वो इलेक्ट ही नहीं हो पाया. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है, ताकि फेयर चांस रहे कि एक अच्छा कैंडिडेट जो लोगों की चॉइस का है उसे हम चूज भी कर पाए. कि हमने वोट तो डाल लिया, लेकिन पता चले वो वोट ही कहीं गायब हो गए, या उनकी काउंटिंग ही नहीं, या कोई गड़बड़ियां की जा रही है मशीन में कि वो उसके वोट ही काउंट नहीं हो पा रहे हैं. क्लियर? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. Elections should be conducted in free and fair manner where people can choose as they really wish. कि इस तरीके के इलेक्शंस होना जरूरी है कि जिनको आप चाहते हो कि वो आपके लिए सरकार बनाए, वो पार्टी जीतनी चाहिए, उसके चांसेस भी होने चाहिए जीतने के. कि वही चाइना वाली बात आ गई, या फिर एक और कंट्री थी, आई डोंट रिमेम्बर, मोगाबे वाली जो कंट्री थी, वहां पे क्या हो रहा था कि अगर कोई दूसरी पार्टी कंटेस्ट कर भी रही है
तो इतनी डर्टी ट्रिक्स हो रही है पॉलिटिकली उनके अगेंस्ट कि वो जेन्युइनली जीत ही नहीं पा रही है पार्टी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। तो टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे कि जितना इम्पोर्टेंट इलेक्शंस का होना है उतना ही इम्पोर्टेंट इलेक्शंस का डेमोक्रेटिक तरीके से होना भी है। क्लियर? इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? अब आप देखो, पॉलिटिकल कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम क्योंकि इलेक्शंस के रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल कंपटीशन की ही हम बात करेंगे। और पॉलिटिकल कंपटीशन कब आता है? पॉलिटिकल कंपटीशन तब आता है जब मैदान में मल्टीपल पार्टीज खड़ी हैं। तो क्या मल्टीपल पार्टीज का होना जरूरी है, पॉलिटिकल कंपटीशन का होना जरूरी है? अब अपनी अपनी क्लास का एग्जाम्पल लेके देख लो। अगर आप फर्स्ट आ रहे हो, आपके 90% मार्क्स आ रहे हैं और कोई आपके कंपटीशन में है ही नहीं है, यू विल बी सेटिस्फाइड। आप देखोगे कि आप ईयर बाय ईयर 90 में ही फर्स्ट आते रहोगे। लेकिन जिस दिन आपसे बढ़कर 95% मार्क्स लेकर कोई फर्स्ट आने वाला बच्चा आपके साथ होगा, उस दिन आप 96% की कोशिश 100% करोगे। आप ग्रो नहीं कर सकते विदाउट कंपटीशन, क्योंकि जब आपके पास सामने कंपटीशन होगा तो आप अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हो। इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन का होना भी बहुत जरूरी है कंट्री में, अगर लोगों को एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट प्रोवाइड करनी है तो। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर ये क्लियर कट पता है कि हमारा कंपटीशन ही नहीं है, वो नई पॉलिसीज के साथ कभी भी नहीं आएंगे। दे विल कंटिन्यू विद द सेम पॉलिसी कि हमारा काम इसी में चल रहा है, तो हम क्यों अपने आप को इम्प्रूव करें। इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन का होना भी बहुत जरूरी है। क्लियर? लेट अस सी, elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is competition among political parties. Political competition कैसे होएगा? जितनी political parties उतनी choice लोगों के पास होगी। ये political party क्या ऑफर कर रही है, वो political party क्या ऑफर कर रही है, आपको जिसका एजेंडा अच्छा लगेगा आप उसके साथ जाओगे। क्लियर? और political parties हमेशा कोशिश करेंगी कि हमारा एजेंडा दूसरे से ज्यादा कन्विंसिंग और बेटर हो। At constituency level, it takes a form of competition among several candidates. If there is no competition, elections will be pointless. क्लियर? आपने देखा ना कि जब एक पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी से टिकट्स देती है तो वहां पे कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, वहां पे मल्टीपल पार्टीज के कैंडिडेट्स प्रोजेक्ट किए जाते हैं कि हम जीतेंगे यहाँ से, हम जीतेंगे यहाँ से। अगर वो कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे तो, और एक ही कैंडिडेट है, तो लोगों के पास क्या चॉइस है? लोग इलेक्शन में वोट डाले ना डाले कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि उसी ने जीतना है। इज इट क्लियर? तो इन द एब्सेंस ऑफ चॉइस इलेक्शंस पॉइंटलेस हो जाते हैं। if there is no competition, okay, but is it good to have political competition? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन जरा बुक के हिसाब से भी देख लेते हैं कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन का होना अच्छा होता है या नहीं। तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स क्या कहते हैं? क्लियरली एन इलेक्टेड कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डीमेरिट्स. It creates sense of disunity and factionism. क्लियर? सेंस ऑफ डिसयूनिटी आपने देखा होगा, इलेक्शन टाइम सभी ने ऑब्जर्व किया हुआ है किस तरीके से सोसाइटी जो है बट जाती है। हमारा कैंडिडेट, ये कैंडिडेट, वो कैंडिडेट, हम लोग एक कैंडिडेट को लेकर डीपर एंड डीपर सोचना शुरू कर देते हैं कि हम इसे क्यों वोट करें, ये हमारे रिलीजन का है, उसके बाद हम सब डिवाइड करेंगे, ये हमारी कास्ट को बिलोंग करता है, इनकी हमारे सेम प्रैक्टिसेस हैं, इनकी हमारी हम सेम प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, वी स्पीक सेम लैंग्वेज, वी स्पीक सेम डायलेक्ट, पता नहीं क्या क्या थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में उस वक्त चलते हैं। वी गो डीपर एंड डीपर इन डिसाइडिंग कि हम किसको वोट करेंगे। तो सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड एंड फर्दर सब डिवाइडेड हो जाती है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन बिकॉज ऑफ सेवरल कैंडिडेट्स। जो मतलब इलेक्टोरल कंपटीशन जो चल रहा है, उस कंपटीशन की वजह से लोग आपस में डिवाइड हो जाते हैं। हम इसे वोट करेंगे, हम उसे वोट करेंगे, क्योंकि वो हमारे धर्म का है, क्योंकि वो हमारी कास्ट का है। क्लियर? फिर और आगे जाएंगे, हमारा सरनेम मैच करता है, हम इसलिए उन्हें वोट करेंगे। राइट? देन
You would have heard people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegation and against one another. Right? Politics तो game ही blame game and allegations की है. राइट तो आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे भी और इलेक्शंस के बाद भी, मतलब जब भी जो रूल कर रही होती है रूलिंग पार्टी अगर बहुत अच्छे से भी काम कर रही है तो भी ऑपोजिशन के पास ढेरों एलिगेशंस होते हैं, इन्होंने ये किया, इस पैसे का क्या हुआ, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ। और वही ऑपोजिशन पार्टी जब खुद रूलिंग पार्टी बन जाती है तो उनके साथ भी यही हो रहा है, उनके साथ भी ब्लेम गेम और एलिगेशंस हो रही है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये इलेक्टोरल कंपटीशन जो है ब्लेम गेम एंड डिविजन क्रिएट करता है सोसाइटी में, एलिगेशंस क्रिएट करता है। राइट? Then parties and candidates often use dirty tricks to win election. Some people say that this pressure to win election fights does not allow sensible long term policies to be formulated. Some good people, ये हम बाद में continue करते हैं, parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Elections जीतने में तो आपको पता है कि जो पॉलिटिशियन जो खड़े हैं इलेक्शंस में वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, कुछ भी करेंगे इलेक्शंस को जीतने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वंस दे आर इन पावर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, बहुत सी ट्रिक्स जो है, मैल प्रैक्टिसेस, मनी पावर, मैन पावर, हर तरह का पावर यूज किया जाता है और हमने अक्सर देखा भी है, वी कांट डिनाई दिस। क्लियर? देन some people say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long term policies to be formulated. और कई बार ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन क्रिएट हो जाता है ना, वो जिनके पास जेन्युइन पॉलिसीज भी होती हैं, जिनके पास जेन्युइन मतलब प्लान्स है, स्ट्रैटेजीज है कंट्रीज को डेवलप करने के लिए, इस प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, मैल प्रैक्टिसेस, डर्टी ट्रिक्स की वजह से कुछ जेन्युइन लोग जो हैं वो कभी पॉलिटिक्स में जीत ही नहीं पाते हैं। क्लियर? इस हद तक आप देखो कि some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. कि वो कुछ लोग तो कुछ देश के लिए अगर करना भी चाहते हैं तो भी पॉलिटिक्स में सिर्फ इसीलिए नहीं आते कि भी पॉलिटिक्स बहुत गंदी गेम है, आपको बड़ी बुरी तरह से जो है डिफेम किया जाता है और एलिगेशंस की गेम है। आपने जेन्युइनली भी अगर कुछ कंट्री के लिए करना हो या किया हो तो उसका भी क्रेडिट जो है ऑपोजिट ही आपको दिया जाता है। क्लियर? Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in election as a way to select our future leaders. They did so because this system works better in long term. अब आप देखो कि इतने सारे डीमेरिट्स इलेक्टोरल कंपटीशन के होते हुए भी, और ये सारी चीजें क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अच्छी पॉलिसीज के साथ और डेमोक्रेसी को ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी क्लियर था और हमें भी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्शंस का होना, इलेक्शंस का डेमोक्रेटिक तरीके से होना और इलेक्टोरल कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन नहीं होगा, पब्लिक के पास चॉइस नहीं होगी चुनने के लिए, तो डिक्टेटरशिप, मोनार्कियल रूल, ऑटोक्रेसी, इसमें फर्क क्या रह जाएगा? इज इट क्लियर? इसलिए इलेक्शंस भी जरूरी है, इलेक्शंस का डेमोक्रेटिक होना भी जरूरी है, फ्री एंड फेयर होना, और उसके बाद पॉलिटिकल कंपटीशन का होना भी जरूरी है, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तभी आप एक दूसरे से बेटर बनने की कोशिश करोगे। इज इट क्लियर? मूविंग ऑन टू सम मेरिट्स नाउ। मेरिट्स पे एक्चुअली जाने से पहले कुछ थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। In an ideal world, all political leaders know that what is good for the people and are motivated only by desire to serve them. Clear? मेरिट्स मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन का होना क्यों जरूरी है। अब आप देखो कि एक आइडियल वर्ल्ड है, जो यूटोपियन सा वर्ल्ड है, जो इमेजिनरी सा वर्ल्ड है, उसमें कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मतलब इस बात से मोटिवेटेड है कि हमें लोगों को सर्व करना है, डिजायर टू सर्व पीपल, इसीलिए वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं।
Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in the real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by desire to advance their political careers. कि ideally कुछ लोगों की जो सोच है कि हम सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहते हैं, हम कंट्री को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, इट इज फार फ्रॉम रियलिटी. क्लियर? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है. आप देखो, किसी भी प्रोफेशन के लोग हैं, वो आगे तो बढ़ना चाहेंगे ना. चाहे डॉक्टर है, वो भी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहेंगे, चाहे लॉयर्स हैं या टीचर्स हैं या कोई भी प्रोफेशन है. हर प्रोफेशन ये चाहता है, हर बंदा ये चाहता है कि मैं अपने प्रोफेशन में प्रमोट हो जाऊं, आगे बढ़ूं. तो वैसे ही पॉलिटिशियंस भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें. जो आज एक छोटे लेवल का पॉलिटिशियन है, वो 100% कोशिश करेगा कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाए. तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि हमें ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स मिल जाए जो सिर्फ कंट्री को सर्व करने के लिए काम करना चाहते हो. क्लियर? ऐसी सिचुएशन आना बहुत मुश्किल होता है. They want to remain in power or to get the positions, power and position for themselves. Political leaders हैं, जाहिर सी बात है, उनका गवर्नमेंट फ्रेम करना तो बाद का मतलब टारगेट है. पहले तो खुद को पावर में देखना उनका टारगेट होता है. क्लियर? They may wish to serve the people as well, but it is too risky to depend entirely on their sense of duty. अब politicians हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि उनका पहला मोटिव तो पावर में आना है, उसके बाद वो जनता की भी सेवा करना चाहते हैं. लेकिन हम उनकी जनता की सेवा करने वाले भाव पर ही चले, उसी पर डिपेंड रहें, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है. क्लियर? ये थोड़ा सा मतलब पॉलिटिशियंस और जनता की सेवा थोड़ा मैच नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिशियंस का जो फर्स्ट टारगेट है दैट इज टू कम इनटू द पावर. राइट? Decide even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. How do we deal with this real life situation? Clear? तो जरूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो पॉलिटिशियन बन चुका है उसको पता ही है कि भैया मुझे जनता को कैसे काम करके देना है. या हो सकता है कि हमें ही पसंद नहीं आ रहा वो जो कर रहा है. बहुत से पॉलिटिशियंस आपने देखे होंगे ना, जो पावर में आने के बाद एक फेलियर साबित हो जाते हैं. क्लियर? क्योंकि उनके पास प्रॉपर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है. तो इस रियल लाइफ सिचुएशन से हम कैसे डील करें? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. वन वे is to try and improve the knowledge and character of political leaders. Right? ये भी बड़ा आइडियल सा सजेशन दिया है. मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अटेन दिस सजेशन ऑल्सो, कि सबसे पहला सजेशन है कि पॉलिटिशियंस की नॉलेज और उनके कैरेक्टर्स को जो है इम्प्रूव किया जाना चाहिए. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. जाहिर सी बात है कि जो काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, और जो नहीं कर रहा उसको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाना चाहिए. ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि जो काम कर रहा है उसे रिवॉर्ड दिया जाए और जो नहीं कर रहा उसे बाहर कर दिया जाए. Who decides this reward or punishment? The simple answer is people. This is what electoral competition does. Clear? तो ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट कौन डिसाइड करता है? जाहिर सी बात है कि जनता डिसाइड करेगी. क्यों जनता और कैसे डिसाइड करती है जनता? 5 साल के बाद जब दोबारा से पॉलिटिशियंस हमारे पास आते हैं तो हम ये एनालाइज करते हैं ना कि इन्होंने पिछले टेनेवर में काम किया कि नहीं किया. अगर उन्होंने काम किया तो हम उन्हें रिवॉर्ड करेंगे, उनको हम एक और टेनेवर देंगे. अगर उन्होंने काम नहीं किया तो हम उन्हें पनिश करेंगे, हम उन्हें सरकार से बाहर निकालेंगे. इसलिए इलेक्टोरल कंपटीशन का होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर आपने पिछले टेनेवर में काम ना करने वाली सरकार को बाहर निकालना है तो आपके पास कोई और ऑप्शन तो होनी चाहिए ना, कि अगर आप इस बार काम नहीं करोगे तो आपको बाहर करके हम इनको मौका देंगे. अगर हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है जो गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है, तो आप कैसे निकाल लोगे उन लोगों को? आपको बाय डिफॉल्ट उन्हें दोबारा मौका देना ही पड़ेगा. इज इट क्लियर? इसलिए इलेक्टोरल कंपटीशन बहुत जरूरी है. राइट? सेकेंड,
Regular electoral competition provides incentive to the political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. Clear? कभी कभी क्या होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन देखो किस लिए जरूरी होता है, क्योंकि रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन जो है एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल पार्टी को ग्रो करने के लिए. अपने आप में ग्रोथ बहुत जरूरी होती है. ग्रोथ किस तरह से होगी कि जब आपको पता है कि हमारे ऑपोजिशन वाले कॉन्टिन्यूसली हम पे वॉच रखे हुए हैं और हमसे बेटर पॉलिसीज लेकर आना चाह रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम जनता के सामने इस बार पहले से बेटर पॉलिसीज रखें. तो एक इंसेंटिव, एक पुश मिलता है बेटर काम करने के लिए अगर कंपटीशन होगा तो. अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो पता ही है पार्टी को कि भैया अगली बार भी हम ही ने आना है, काम करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता. इज इट क्लियर? देन कुछ एक ऐसे इश्यूज को पॉलिटिकल पार्टीज जरूर लेगी जो जनता चाहती है डिस्कस हो, और अगर पब्लिक की एस्पिरेशंस को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो उन्हें पब्लिक बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी और फिर दूसरी पार्टी को मौका दिया जाएगा. इसलिए इलेक्टोरल कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है. So, if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like a way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good services to the customers. If he does not, the customer will go to some other shop. Clear? कि पॉलिटिकल पार्टी, आप देखो जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो धक्के से पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा काम करने पे मजबूर करेगा, क्योंकि लोगों को बहुत क्लियर पता है और पॉलिटिकल लीडर्स को भी बहुत क्लियरली पता है कि हम अगर पावर में आए हैं तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अब दोबारा हम पावर में रहना चाहते हैं तो हमें काम करके जनता को दिखाना पड़ेगा. अगर नहीं दिखाओगे तो आप बाहर हो जाओगे. राइट? एक कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पे शॉपकीपर का कि एक शॉपकीपर ने दुकान खोल ली और वो अपनी कमोडिटीज बेचना नहीं चाह रहा, लेकिन उसे प्रॉफिट चाहिए. तो बिना बेचे उसको प्रॉफिट कैसे मिल जाएगा? तो अगर वो बेचना नहीं भी चाह रहा तो भी प्रॉफिट कमाने के लिए उसे अपनी चीजें बेचनी ही पड़ेगी. अदरवाइज वो नहीं बेचना चाह रहा, कोई बात नहीं, दूसरा शॉपकीपर है, हम वहां से ले लेंगे. लेकिन ऐसा तभी होगा जब दूसरा शॉपकीपर होगा. अगर वही शॉपकीपर मोनोपोलिस्टिक है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं है, तो फिर वो अपनी मनमर्जी करेगा. सिमिलर इज द केस विद द पॉलिटिशियंस ऑल्सो. अगर इलेक्टोरल कंपटीशन है ही नहीं है, दूसरा कोई रेस में आपके साथ भाग ही नहीं रहा, तो आप भागो ना भागो, एंड लाइन पे तो आप ही ने पहुंचना है, चाहे 1 घंटे बाद पहुंचो चाहे 1 मिनट में पहुंच जाओ. इज इट क्लियर? तो कंपटीशन जो है वो होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हो ताकि दूसरों के आगे आपकी पॉलिसीज बेटर दिखे और जनता आपको एक बार दोबारा से मौका दे. और अगर आपने इस सरकार ने काम नहीं किया तो जनता आपको बाहर करेगी, और बाहर भी तभी करेगी अगर जनता के पास भी कोई दूसरी ऑप्शन अवेलेबल होगी. इसलिए इलेक्टोरल कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है. क्लियर? सो with this we have come to an end of part 1 of the chapter, and now we meet in the second part. Till then, God bless you all. इस पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि जनरली हमने ये सिस्टम को एक क्वेश्चन दिया है कि क्या इलेक्शंस का होना ज़रूरी है या हमारे पास और भी कोई ऑल्टरनेटिव है या नहीं. नेक्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे कि इंडिया किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है. राइट? क्या सिस्टम हम फॉलो करते हैं.